जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वाक्य, और इसमें से हमने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को ले लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य ले लिए, और इसके साथ साथ हम आज जो है वाक्य के भेद वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। तो वाक्य का एक सेक्शन है वाक्य के भेद, और वाक्य के मूल रूप से दो भेद होते हैं। एक भेद होता है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पर रचना के आधार पर, रचना संरचना, रचना संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। और ये जो भेद होते हैं हमारे रचना संरचना के आधार पर वो होते हैं तीन। इनमें से एक भेद होता है हमारा सरल वाक्य। क्या होता है? एक भेद सरल वाक्य होता है। दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। दूसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। और तीसरा जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। इसके बाद में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का ही दूसरा नाम होता है, और संयुक्त वाक्य का भी एक दूसरा नाम होता है। इस सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम मिश्रित वाक्य भी होता है, मिश्रित वाक्य। और संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम जटिल वाक्य भी होता है। इसी को क्या कहते हैं हम? जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो रचना संरचना के आधार पर वाक्य के भेद सरल, मिश्र और संयुक्त है। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और जटिल वाक्य। दूसरा जो भेद होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। वाक्य का दूसरा भेद क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 8। ये कितने होते हैं? रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8। और यही वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद होते हैं वो पढ़ेंगे बाद में। पहले हम करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ सरल वाक्य कंप्लीट। तो पहला जो भेद है वो क्या है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य कहाँ होगा? जहाँ एक उद्देश्य एक विधि हो। जहाँ सरल वाक्य होगा एक उद्देश्य, जहाँ एक उद्देश्य एक विधि हो वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधि। दूसरा क्या कहलाता है? दो उद्देश्य एक या दो विधि। दो उद्देश्य एक या दो विधि जो होते हैं वो भी कहलाते हैं सरल वाक्य। जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधि हो, जहाँ अनेक उद्देश्य और अनेक विधि हो। अनेक उद्देश्य अनेक विधि हो वो भी क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं।
एक उद्देश्य एक विधेय, दो उद्देश्य एक या दो विधेय, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, वो क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये आपका एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य किसको कह रहे हैं हम? कर्ता को कह रहे हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता को। और ये जाता है जो है, ये एक विधेय है। ये क्या है? एक विधेय। विधेय किसको कह रहे हैं हम? विधेय कहते हैं यहाँ क्रिया। और ये जो स्कूल है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? ये विधेय का विस्तार कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? विधेय का विस्तार। जो शब्द क्रिया के लिए आते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाते हैं, जो शब्द कर्ता के लिए आते हैं वो उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय। तो सेंटेंस के अंतर्गत हम कर्ता और क्रिया शब्द प्रयोग ना करके कर्ता के स्थान पर उद्देश्य शब्द का प्रयोग करते हैं और क्रिया के स्थान पर विधेय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो वह स्कूल जाता है, तो इसमें एक कर्ता है एक क्रिया, इसीलिए क्या कहलाया? सरल वाक्य। अर्थात इसमें एक उद्देश्य है एक विधेय, तो ये क्या कहलाया? सरल वाक्य। अब यहाँ दो उद्देश्य एक या दो विधेय हो, जैसे अगर मैं यहाँ दूसरा सेंटेंस यहाँ प्रयोग कर लूं, माता पिता पार्क में बैठे हैं। तो माता पिता पार्क में बैठे हैं, तो इसमें यहाँ दो उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य का मतलब दो कर्ता है, और यहाँ जो बैठे हैं ये इसमें एक विधेय है। तो जहाँ दो कर्ता एक क्रिया हो या दो उद्देश्य एक विधेय हो, वो क्या कहलाया? ये भी सरल वाक्य कहलाया। तो ये क्या है? सरल वाक्य है। जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, तो अनेक उद्देश्य अनेक विधेय किसे कहेंगे हम? तो एक तो आपकी कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी आपकी ये हो गई। जैसे यहाँ पे राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन तथा सीता गीता बबीता सुनीता। तो राम मोहन सोहन तथा सीता गीता बबीता सुनीता परस्पर पढ़ते लिखते खेलते कूदते खाते पीते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राम मोहन सोहन तथा सीता गीता बबीता सुनीता परस्पर पढ़ते लिखते खेलते कूदते खाते पीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ये संयुक्त क्रिया है, ये भी दूसरी संयुक्त क्रिया है, ये तीसरी संयुक्त क्रिया है। तो इसमें तीन क्या है? तीन विधेय। इसमें क्या है जी? तीन विधेय, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और 7 इसके अंतर्गत क्या है? 7 उद्देश्य हैं। तो जहां 7 कर्ता और 3 क्रिया हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। तो ये भी सरल वाक्य है। तो ये भी क्या कहलाया? आपका सरल वाक्य। इसमें 7 कर्ता है 3 क्रिया है, 7 उद्देश्य 3 विधेय, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये पढ़ना लिखना खेलना कूदना खाना पीना, जहाँ 2 क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये 6 क्रिया नहीं है बल्कि 3 क्रिया है, क्योंकि जब भी 2 क्रियाओं के बीच में हाइपन आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, तो वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, जो कि एक ही काउंट होगी वो 2,
लेकिन काउंट करेंगे एक। तो इनमें यहाँ ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई, ये भी हो गई, ये भी। तो ये क्या थे आपके सरल वाक्य थे। दूसरा आपका क्या है जी, मिश्र वाक्य है। दूसरा क्या है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कहाँ होगा दोस्तों, जहां जिस वाक्य में दो क्रिया जिस वाक्य में दो क्रिया जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर या आश्रित हो, जहाँ एक क्रिया के होने से जहाँ जहाँ एक क्रिया के जहाँ एक क्रिया के होने से जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। ठीक है, जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। दूसरा, जहाँ जहाँ एक उपवाक्य जहाँ एक उपवाक्य दूसरे किसी जहाँ एक उपवाक्य दूसरे किसी आश्रित वाक्य से जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। और जहाँ जहाँ दो या जहाँ दो या जहाँ दो या दो से जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, वो कहलाते हैं मिश्र वाक्य। और वे समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, कि तो, इसलिए, ताकि, चूंकि, जिससे कि, जो, जिसने, जो जिसने, जैसा वैसा, जैसे वैसे, क्यों और क्यों, ज्यों और त्यों, आदि। तो ये क्या है,
ये 4 कंडीशन है जो आपको सेंटेंस पे अप्लाई करके पहचानना है कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो वाक्य में 2 क्रिया होगी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होगी, निर्भर होगी, आश्रित होगी, ये आपको ध्यान रखना। चलो, कौन कौन से वाक्य हैं जी आप यहाँ पे देख। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यदि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। 5वां ऐसा कौन भारतीय है जिसने चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही बरसात होने लगी। जैसा आपने बताया था ठीक जैसा आपने बताया था वैसा ही परीक्षा में हुआ। जैसे मुझे पता चला वैसे ही मैं घर से निकल लिया।
ये सारे के सारे क्या है जी, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो दोस्तों यहाँ पे हमने की का प्रयोग किया है, इसमें तो का प्रयोग हुआ है, इसमें इसलिए का प्रयोग, जो का प्रयोग, जिसने का प्रयोग, त्यों, ज्यों, वैसा, जैसा, वैसे, जैसे, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। और जहां दो या दो से अधिक वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, और कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं कि, तो, इसलिए, ठीक है, जो, जिसने, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, ज्यों और त्यों, इन सब का प्रयोग किया हमने इन सेंटेंसों में। ये रहे कि, तो, इसलिए, जो, जिसने, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। जी जी, जो टॉपिक नहीं हुए वो सारे टॉपिक कराए जाएंगे, जो टॉपिक बचे हैं उनको कराते ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ चल रही है उसके जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये मान लेते हो कि एक बार चीज़ देखने पढ़ने से आप उसके विद्वान बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और खासकर लैंग्वेज के मामले में तो ऐसा होता ही नहीं। भाषा में एक चीज़ को 2 से 3 बार आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के सही आंसर आप दे पाओ। तो इसलिए तसल्ली से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, तो दो क्रिया कौन सी परस्पर निर्भर आश्रित हैं, देखना एक बार। गांधी जी ने कहा, यहां कहा और सदा सत्य बोलो, तो ये बोलो किस पर डिपेंड है, कहा। यदि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षाएं भी निष्पक्ष होगी, तो परीक्षा का निष्पक्ष होना किस पर डिपेंड है, बिहार में चुनाव के निष्पक्ष होने पर। यहाँ अंधेरा भागना किस पर डिपेंड है, सूरज के निकलने पर। तो इनमें सब में क्या था, जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, तो ये अप्लाई हो गई। जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, एक क्रिया के होने से वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, तो जन्मदिन पर दी थी वह घड़ी मिल गई, एक दूसरे पर डिपेंड है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया है, सूरज का निकलना, अंधेरा का भागना, चुनाव का निष्पक्ष होना, परीक्षा का निष्पक्ष होना। क्लियर। ऐसा कौन भारतीय जिसने चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो, बाद वाली चीज पहले पर डिपेंड है। ठीक है, जो ही घर पहुंचा तो ही बरसात होने लगी, बरसात का होना, घर पहुंचना। परीक्षा, वैसा ही परीक्षा में होना जैसा आपने बताया था। जैसे मुझे पता चला वैसे ही मैं घर से निकल लिया, तो घर से निकलना और पता चलना ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। इसीलिए जिस सेंटेंस में दो क्रिया हो, इन सभी सेंटेंस में दो क्रिया थी, दोनों परस्पर डिपेंड थी, निर्भर थी। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा था, एक उपवाक्य दूसरे किसी आश्रित उपवाक्य से जुड़ा था। तो ये सारी की सारी कंडीशन इसमें अप्लाई हुई। ये उपवाक्य क्या है, ये रहा। गांधी जी ने कहा, ये किससे जुड़ा है, सदा सत्य बोलो। सूरज निकला किससे जुड़ा है, अंधेरा भागने से जुड़ा है। ऐसा कौन भारतीय, ये क्या है, उपवाक्य। किससे जुड़ा है, चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो। तो जब एक उपवाक्य है तो ऐसा कौन भारतीय है, ये उपवाक्य है। सूरज निकला, ये उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा, ये उपवाक्य है। किस पर डिपेंड है, सदा सत्य बोलो। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये चारों की चारों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई, और ये सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, मिश्र वाक्य के उदाहरण है। अब आपकी जो यहाँ पे तीसरा जो भेद है वो है संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद किसका है, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कहाँ होगा, इसको भी समझिए। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो क्रिया हो, जिस वाक्य में दो क्रिया हो, परंतु
जिस वाक्य में दो क्रियाओं परंतु परंतु जिस वाक्य में दो क्रियाओं परंतु एक दूसरे पर जिस वाक्य में दो क्रियाओं परंतु एक दूसरे पर निर्भर ना हो जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु एक दूसरे पर निर्भर ना हो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। परंतु एक दूसरे पर निर्भर ना हो। जहां जहां दो क्रिया जहां दो क्रिया जिस वाक्य में दो क्रिया जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे के पूरक जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे के पूरक ना होकर स्वतंत्र हो जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में दो सरल वाक्य जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य निम्न समुच्चय बोधक जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य निम्न समुच्चय बोधक जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो। जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो तो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कौन से हैं जी वे? जैसे और, या, अथवा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, और, या, अथवा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, और, या, अथवा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, इनमें से किसी का भी प्रयोग होगा तो वे क्या क्या लाएंगे? हमारे संयुक्त वाक्य। जैसे सूरज निकला और अंधेरा हुआ। ये जी दूसरा, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना
बता सकता हूँ। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। तीसरा, मैं स्टेशन पहुंचा। मैं स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। और रणवीर या रणधीर में से कोई एक शादी में जाएगा। घंटी बजी, वह सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर, घंटी बजी, वह सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। अब इसमें हमने किसका प्रयोग किया? और का, तथापि का, परंतु का, या का और वह। और, तथापि, परंतु, या और वह, इनका प्रयोग किया गया। इसी वजह से ये क्या कहलाए? संयुक्त वाक्य। जब भी आप और का प्रयोग करोगे, जब भी आप या का प्रयोग करोगे, वह का प्रयोग करोगे, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन का प्रयोग करोगे, बल्कि, यद्यपि, तथापि का प्रयोग करोगे, ठीक है, भारत पाकिस्तान को आतंकवाद अथवा शांति में से किसी एक को चुनना होगा, तो वो क्या कहलाए? अपने आप में अथवा का प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा, मैं स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई, इस परंतु के स्थान पे हम किंतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्टेशन पहुंचा किंतु रेलगाड़ी चली गई, लेकिन रेलगाड़ी चली गई, वरन रेलगाड़ी चली गई। हम परंतु का प्रयोग जो करते हैं वो परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि एक ही सेंस में करते हैं। तो किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। इन पांचों में से आप किसी का भी प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। तो जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु एक दूसरे पर निर्भर ना हो, जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे की पूरक ना होकर स्वतंत्र हो, एक दूसरे की पूरक ना होकर क्रिया एक दूसरे की पूरक ना होकर स्वतंत्र हो, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए। सूरज निकला, अंधेरा भागा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ निकलना और भागना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, बल्कि स्वतंत्र है। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तो ये कह रहा है कि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। तो पूरी घटना बताना और उसका वहां न होना दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, डिपेंड नहीं है। मैं स्टेशन पहुंचना और रेलगाड़ी का चले जाना एक दूसरे से स्वतंत्र है। रणवीर या रणधीर में से कोई एक शादी में जाएगा, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे रणवीर या रणधीर, इन दोनों में से या का प्रयोग करने पर हमने क्या किया? अलग अलग इस बाद वाली चीज को पहले से स्वतंत्र कर लिया। घंटी बजी, वह सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए।
घंटी बजी, ये अपने आप में उपवाक्य है, सभी छात्र कमरे से बाहर चले गए, ये सरल वाक्य है। तो इस सरल वाक्य को इस वाक्य के साथ जो हमने जोड़ा वह के द्वारा, तो दोस्तों ये हो गए हमारे, ठीक है, रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हमें जो क्लियर करना है वो है अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, इनमें से एक होता है हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसी का ही दूसरा नाम है सकारात्मक। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? सकारात्मक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य को हम क्या कहेंगे जी? जहां या जिस वाक्य में क्रिया का होना, जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा, जहां विधि का विधान हो, विधि का विधान हो, सनातन सत्य हो, सनातन सत्य हो, अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हो, वो क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य। जो घटना सत्य प्रसंग, जो घटना तथ्य प्रसंग इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र, जो घटना तथ्य प्रसंग इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र विज्ञान आदि, जो घटना तथ्य प्रसंग इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल हो, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। जैसे सूरज पूर्व दिशा में
निकलता है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। 5वां भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पानी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। भारत में जब भी सूरज निकलेगा तो पूर्व दिशा में निकलेगा। सनातन सत्य है। क्रिया का होना पाया गया, क्योंकि इसमें निकलने की बात हो रही है, तो क्रिया का होना पाया गया। यूनिवर्सल ट्रूथ है, विधि का विधान है कि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, क्रिया का होना पाया गया। सनातन सत्य है, विधि का विधान है कि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है, ना कि पूर्व में। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, विधि का विधान है। सनातन सत्य है, ज्योग्राफी के अनुकूल कथन है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, इतिहास के अनुकूल कथन है कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। भारतीय संसद के 3 अंग है, राजनीति शास्त्र के अनुकूल कथन है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पानी H2O होता है, ये साइंस के अनुकूल कथन है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये तमाम कंडीशन इस पर अप्लाई हुई। तो जो कथन इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस के अनुकूल हो, वे सारे के सारे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जहाँ क्रिया का होना पाया जाता है, सकारात्मक वाक्य। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सनातन सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, विधि का विधान पाया जाए, प्रकृति का नियम पाया जाए, वो सारे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा जो वाक्य है हमारा, वो है नकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहाँ होगा? निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, वाक्य में निषेधात्मक शब्द, वाक्य में निषेधात्मक शब्द नैना, नि, मत, मना करना, निषेध, मना करना, निषेध, वर्जित शब्द का प्रयोग
प्रयोग किया जाता। दूसरा, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। जैसे आपने मेरा यह काम नहीं किया। तो इसमें क्या आ गया? नहीं। दूसरा, ने खुद सोया, ने मुझे सोने दी। ना खुदा मिला, ना विशाले सनम। यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। कृपया गंदगी न फैलाए। शोर मत करो। यहाँ से प्रवेश निषेध है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नहीं आ गया, न आ गया, ना आ गया, मना आ गया, न आ गया, मत आ गया, निषेध शब्द आ गया। तो जहां वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, मत, मना करना, निषेध, वर्जित, बीड़ी सिगरेट पीना वर्जित है। ठीक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो वाक्य में क्रिया का न होना पाया गया हो, तो आपने मेरा यह काम नहीं किया, वाक्य में कार्य पाया नहीं गया, कृपया गंदगी न फैलाए। तो जिस भी वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता हो, जिस वाक्य में निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। कल वाली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों तीसरा भेद, और वो है इच्छावाचक वाक्य। और अब हम लेंगे आपकी 5 मिनट तक कंटिन्यू आपके कमेंट जो आप पढ़ते समय करते रहते हो। चलो जी। तो इस रजनीश कुमार का है, सर आप जो पढ़ा रहे हैं वहीं आएगा ना? बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है। पिछले 15 सालों से ऑफलाइन और 6 साल से जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब तक तो आया है और आगे भी 100% उम्मीद है। ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज आप दुविधा में रहोगे, और दुविधा में किया गया कार्य कभी सफलता नहीं दिलाता है। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे कई हजार बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं। और जब हजारों बच्चों का कैरियर दांव पे लगा होता है, उनका जो समय होता है वो दांव पे लगा होता है, तो स्वाभाविक बात है हमारी टीम और खुद टीचर वो एफर्ट्स पढ़ाई में डालते हैं जो दोनों को सफलता दे रहा है, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। रिजल्ट आप लोगों का नहीं होता, रिजल्ट टीचर का होता है। टीचर ने जो पढ़ाया वो पेपर में आया तो बच्चा करके आएगा, और टीचर ने पढ़ा तो दिया बहुत सारा अनाप शनाप अटरम सटरम कुछ भी,
आया उसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वहां पे बच्चा सफलता नहीं ले पाता। और जब बच्चा सफल नहीं होगा तो टीचर की जो इमेज है, टीचर का जो ज्ञान है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। वो ऐसा हम होने नहीं देते हैं। उसका रीजन ये है कि एक टीचर के केवल 3 काम है। पहला काम है टीचर अनुभवी होना चाहिए। अगर टीचर नया है, अनुभवी नहीं है, तो वो खतरे से खाली नहीं है। उसका रीजन यही है कि उसको पता ही नहीं है कि कब क्वेश्चंस की कौन सी वेराइटी चेंज होगी, पेपर का लेवल क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नया टीचर हमेशा किताब को बेस बना के चलेगा, और आज का कोई भी एग्जाम किताब को बेस नहीं बनाया जा रहा है। चाहे आप जीएस देख लो, आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो, आप हिंदी के, इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो, अलग अलग एग्जाम में जो आते हैं। नए टीचर का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, नया टीचर किताब के अलावा कुछ खुद का जो कॉन्सेप्ट है, खुद का जो कंटेंट है, वो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि वो आता है अनुभव से, पढ़ाते समय। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कोई अलग तरीका समझ में आया कि इसको इस तरीके से ना बता के मैं इस तरीके से बताऊं। तो ये पढ़ाने के दौरान, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ते समय बहुत सारी नई अवधारणा, बहुत सारी नई चीज आप विकसित कर लेते हो, और उसी से, क्योंकि यही रीजन है कि एक नए साल में तैयारी कर रहा है बच्चा अभी अभी, और एक 3 साल से लगा हुआ है, तो दोनों का अंतर वही तो होता है, अनुभव। तो अनुभव ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। जो नया टीचर है वो केवल स्मृति के लेवल पे चलेगा, मेमोरी लेवल पे चलेगा, और वो मेमोरी लेवल पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट देगा, जो किताब में है। और किताब पहले तो 50% सिलेबस पूरा नहीं करती, ऊपर से 50% किताबों से पेपर में आ नहीं रहा है, और जो 50% आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से आप केवल 30% याद रख पाओगे, 10% आप गलत करोगे और 10% आप भूल जाओगे। तो वही रीजन है एक किताब और नए टीचर का, ठीक है, जो आपस में प्यारे दोस्तों समन्वय है, वो केवल आपको 50 से 60% तैयारी कराता है। एक अनुभवी जो टीचर है, आपने देखा होगा यूपीएससी की तैयारी कराने वाले, पीसीएस की तैयारी कराने वाला कोई भी नया लड़का आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन दिला ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस वो 2.5 से 3 महीने में कवर क्यों करते, क्योंकि उनको पता है कि हमें इतना पढ़ के हमारा काम चल रहा है, इतने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बच्चों का जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको छोटा करते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। तो कब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कब उनको जो है रीडिंग की प्रैक्टिस करवानी है, कब उनको राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी है, कब उनका इंटरव्यू लेना है, वो सारा अनुभव बेस होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, टीचर का पहला काम अनुभवी होना, दूसरा काम जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो पेपर में आए, और तीसरा काम जो पढ़ा रहा है वो 100% बच्चों तक पहुंचे, और चौथा काम टाइम पे अपना सिलेबस पूरा करे। तो ये 4 काम किसके होते हैं, टीचर के। पहला अनुभव, दूसरा सिलेबस को पूरा करना समय से, तीसरा जो पढ़ा रहा है वो पेपर में आना, और चौथा जो पढ़ा रहा है बच्चों की समझ में आना। बाकी सारा एफर्ट्स बच्चे का होता है, बाकी सारा वेटेज बच्चे का होता है, बाकी सारे काम स्टूडेंट के होते हैं, टीचर के केवल ये काम होते हैं। अगर टीचर के पास अनुभव नहीं है, टीचर ने टाइम रहते सिलेबस पूरा नहीं कराया, अगर टीचर ने यहाँ पे जो पढ़ाया वो पेपर में नहीं आया, तो बच्चों का कैरियर बर्बाद। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको लॉजिकली, सीक्वेंस में, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई के स्तर को बनाए रखते हुए आपको अचीव करना है, और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं कल इच्छावाचक वाक्य के साथ। शाम को आपकी क्लास रहेगी हिंदी बाई अरुणोत्तर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें चल रही है